हाँ जी, तो अभी हम आपका करंट अफेयर्स का स्टार्ट कर रहे हैं। आप जैसे फर्स्ट देखेंगे, हमने फर्स्ट टॉपिक लिया है क्रूड ऑयल पेमेंट इन इंडिया। हाँ जी, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मैं एक बार आपको ब्रीफ दे देती हूँ, उसके बाद हम इसमें से देख के सेम चीज वही पढ़नी है हमको, ठीक है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि इंडिया और यूएई के बीच में आपका क्रूड ऑयल का ट्रेड होता है। ये आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होगी कि हम वेस्ट एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, कुछ आइडिया ट्राई कर सकते हैं। वेस्ट एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? रशिया, ठीक है, और इराक, ओके, और हाँ ओके, सऊदी, इराक के आसपास की कोई कंट्रीज और याद है? ईरान हो गया आपका, यूएई हो गया, कुवैत वगैरह हो गया, आपका क्या कहते हैं, येमेन वगैरह, ये सब भी आता है, पर येमेन से हम ज्यादा ट्रेड करते नहीं है। कुवैत आपका, बहरीन हो गया, हाँ जी, यही आती है मेजर कंट्रीज, यूएई, ईरान, इराक, सऊदी, बहरीन, कुवैत, कतर। नहीं, आपका रशिया वेस्ट एशिया का पार्ट नहीं है, वेस्ट एशिया का पार्ट नहीं है। हाँ जी, तो आपके कुछ ये कंट्रीज हैं। तो इनसे क्या है, हमारा अराउंड 60% ऑफ ऑयल जो है हम इन कंट्रीज से जो है इंपोर्ट कराते हैं, यानी खरीदते हैं। इन शॉर्ट हमारा 80 to 85% ऑफ द ऑयल का जो डिमांड है वो हमको बाहर से खरीदना पड़ता है। इन शॉर्ट हमारी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो या तो इतनी सफिशिएंट नहीं है या इतनी प्रोडक्टिव नहीं है। चलो हमारे पास रिजर्व्स हैं थोड़े बहुत, लेकिन उनमें से निकालने के लिए भी जो है पैसे लगते हैं हर चीज में। तो प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी इतनी हाई हो जाती है कि इससे बढ़िया हमको लगता है कि हम बाहर से ले। तो अराउंड आपका 60% जो है हम वेस्ट एशिया से खरीदते हैं। तो यही है, ये जो करंट अफेयर है उसमें यही है कि आपका इंडिया और यूएई के बीच में क्रूड ऑयल का ट्रेड हुआ, नॉर्मली होता रहता है, बट इसमें खास क्या है कि यहाँ पे जो ट्रेड हुआ है वो रुपीज में हुआ है। रुपीज यानी आपकी इंडिया की लोकल करेंसी में उसका ट्रेड हुआ है। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, जितने भी सारे इंटरनेशनल पेमेंट्स हैं, ट्रांजैक्शंस हैं, वो सारे डॉलर्स में होते हैं। डॉलर्स जो यूएसए की करेंसी है, ठीक है। तो जितने भी आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं वो डॉलर में ही होते हैं। तो इंडिया अगर किसी से ट्रेड करता है तो उसको रुपीज नहीं, उसको डॉलर में ट्रेड करना पड़ता है, डील करना पड़ता है। तो क्योंकि डॉलर में करना पड़ता है उसके कारण जो है जो पैसे देने होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कन्वर्जन चार्जेस लगते हैं। जैसे हमको आइडिया है आपका $1 अभी कितना चल रहा है, कितने रुपीज, अराउंड 83, हाँ समथिंग चल रहा है। तो यानी आपका ये सारा कन्वर्जन चार्ज है। $1 को बदलने के लिए आपको इतने रुपीस देने पड़ेंगे। तो आपका ये है कि कन्वर्जन चार्जेस लगते हैं। तो यहां जो आपका डील हुआ है उसमें यूएई और इंडिया के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुआ, यानी उनके बीच में टॉक्स हुआ, ठीक है, बातें हुई, नेगोशिएशन हुई। उसके बाद जो है ये उन्होंने आउटकम निकाला कि जो भी पेमेंट है इंडिया जो ऑयल खरीदेगा हमसे, उसका पेमेंट वो रुपीज में दे सकता है। ये अलाउ हो गया। उससे क्या बचत हो गया, आपके जो डॉलर का कन्वर्जन चार्ज है वो जो है नहीं देना पड़ेगा। सेकेंड चीज, इससे आपका यूएई और इंडिया के बीच के रिलेशंस भी अच्छे होंगे। हमारा जो ऑयल है उसका जो है सप्लाई भी आता रहेगा। तो ये इसके कुछ फायदे हैं। इसको हम कहते हैं आपका नेगोशिएट ऑस्ट्रेलिया ईयू उनके साथ, हाँ करते रहते हैं नेगोशिएट, लेकिन क्योंकि क्रूड ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम कहीं से खरीदते हैं, और मेजरली आप सोचिए अब हमने एक के साथ अगर इतना अच्छा डील किया है तो हम बाकियों के साथ भी कर सकते हैं। और ये सिर्फ वेस्ट एशिया है, हमारा यूएसए, रशिया, सबसे ऑयल का जो है बहुत अच्छा वो चलता है, ट्रेड चलता है। तो अगर हम इनको आप सोचो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं तो एक टाइम पे उनको भी कर सकते हैं। रशिया के साथ तो कर ही रहे हैं हम,
रशिया के साथ रुपीज में चल रहा है। क्यों? क्योंकि रशिया और यूएसए के बीच में टक्कर चल रही है। तो यूएसए ने क्या कहा कि हम आप पे सैंक्शन लगा देंगे, यानी आपसे ना कोई बाकी कंट्री ना कुछ खरीदेगी ना बेचेगी, और अगर लेना देना होगा तो आप डॉलर में नहीं कर सकते। तो इंडिया के पास क्या फायदा हो जाएगा? डॉलर में तो कर ही नहीं रहे हम रुपीज में कर लेते हैं। रशिया वैसे ही सैंक्शंस के मारे जो है घिरा हुआ है। इंडिया बोलती है कि चलो आप डॉलर्स में नहीं, हम रुपीज में कर लेते हैं या आपकी लोकल करेंसी में कर लेते हैं। रशिया का भी फायदा, इंडिया का भी फायदा, यूएसए का घाटा। तो यही जो है कुछ ऐसे स्टेप्स निकाले जा रहे हैं जहां पे आपका इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज हो रहा है, यानी रुपीज की डिमांड ग्लोबली जो है इंक्रीज हो रही है। उससे क्या होगा? उससे एक तो डॉलर की डिमांड घटेगी और इंडिया का जो है रुपीज जो है स्ट्रॉन्ग बनेगा। ये है, तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास पेंसिल्स होंगे, पेंसिल निकालिए। नहीं है तो प्लीज कल से आप पेंसिल जो है कैरी करेंगे। हाँ जी, आप शॉर्ट में जो है ये सारा वैसे मेंशन होगा, नहीं है तब भी आप क्या करेंगे, या तो अभी आपको ये शीट्स जो दी हैं इनमें कुछ पॉइंट ऐड कर दिए, या फिर आपकी जो कॉपीज रहेंगी उनमें जो है आप टॉपिक डाल के मेन जो बुलेट पॉइंट्स हैं आप उनको ऐड कर लेंगे, ताकि रिवाइज करेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा कि हमने मेन उस टॉपिक में किया क्या था। आखिर ये पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। ये है ना मैं हाँ, इसमें कुछ चीजें मेंशन्ड है। बट मैं चाह रही थी कि आप ये शीट में ना करके आप कॉपी में करते, उससे क्या है आपके हैंड रिटन नोट्स भी जो हैं थोड़े बहुत तैयार हो जाते। हाँ जी, तो आपका ये जो है ये डील है पूरा। तो हमारे लिए क्रूड ऑयल जो है बहुत सिग्निफिकेंट है। किसी भी इकोनॉमी में जो आपके कुछ चीजें हैं, जैसे हो गया आपका स्टील कुछ, और एक हो गया आपका तेल, ऑयल, कच्चा तेल जो होता है। तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। नहीं, सब जगह अलग अलग है। ये तो सिर्फ इंडिया और यूएसए के उसमें बताया है, सब जगह का अलग है। नहीं, वो तो मैंने आपको बस बताने के लिए लिखा था। हाँ जी, तो क्रूड ऑयल और आपका स्टील, कुछ ये ऐसी चीजें हैं जो हर इकोनॉमी की नींव बनाती हैं, उसका बेस बनाती है, फाउंडेशन बनाती है। तो ये सारी चीजों के इर्द गिर्द अगर कोई टॉपिक आपको मिलता है तो वो खुद ही में इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अब देखिए, अगर हमारा 85% डिमांड जो है बाहर से आ रहा है,
तो इंडिया क्या प्रयास करेगी, क्या कोशिश करेगी कि हम ज्यादातर या तो जो ऑयल है यहीं पे बना लें, डोमेस्टिक प्रोडक्शन उसका इंक्रीज कर दे, या कुछ ऐसे हम स्टेप्स लें जिससे क्या है हम जितने भी पैसे इसमें खर्च कर रहे हैं, बहुत एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ जीडीपी जो है इसमें खर्च होता है। आप सोचिए, तो कैसे ना कैसे वो पैसे या तो कम हो जाए, हम ऐसे जो है अच्छी ट्रेड डील्स कर ले या खुद का डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ा दे। तो इसमें जो है इंडिया या कोई भी कंट्री है, हम क्योंकि आपका इंडिया के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स लेते रहते हैं, इसीलिए ये टॉपिक्स आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई और टॉपिक मिलता है तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ चीजें हैं जो अगर मेंशन नहीं है इसमें तो आप वो नोट कर लेंगे, ठीक है। जैसे अब मैंने बताया 85% ऑफ डिमांड जो है हमारा इंपोर्ट से होता है, तो इंडिया क्या स्टेप्स ले रही है कि जिससे जो है ये इंपोर्ट की डिमांड जो है कम हो जाए। एक आपका प्रोग्राम है, इनिशिएटिव है ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आप लोगों ने सुना हो तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो आप सुन लेंगे क्योंकि ये काफी न्यूज में रहती है ये चीजें। जैसे आपका इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, अब ये क्या है, हमको ये पता लगा कि आप पेट्रोल वगैरह जो होता है उसके साथ इथेनॉल क्या होता है मैं बताती हूँ। अगर आप उसको मिक्स करते हैं, दोनों चीजों को मिक्स करते हैं, तो भी वो एक अच्छा फ्यूल की तरह एक्ट करता है। यानी फ्यूल क्या करता है, जो खुद बर्न होके आपको एनर्जी दे, गाड़ियां वाड़ियां चलती हैं, ये जो भी होता है। तो ये इथेनॉल को अगर आप उसके साथ मिक्स करोगे पेट्रोल के साथ, तब भी एफिशिएंसी बहुत अच्छी रहती है। इनफैक्ट जो आपकी इंजन होते हैं उसकी बैटरी जो है उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, उसका जो लाइफ टाइम है, आप जितने सालों तक उसको यूज कर सकते हो वो भी इंक्रीज होता है। और क्या है, इथेनॉल जलाने से CO2 का एमिशन कम होता है, तो एनवायरमेंट फ्रेंडली तो है ही। हमको पता है पेट्रोल डीजल में आपका CO2 एमिशंस बहुत होता है। ये कई सारे कंसर्न्स हैं जिसको लेके ये कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं। अब इथेनॉल कहां से मिलता है, जैसे आप लोगों ने गर्मियों में गन्ने का जूस पिया होगा, ठीक है, तो शुगर केन जो है हम उसका काम ले लेते हैं, और जो कचरा बच जाता है, आपने देखा होगा जो दुकानों पे कचरा बच जाता है उसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं। उसी कचरे से आप ये इथेनॉल बना रहे हो। हाँ जी, तो एक एग्जाम्पल है कि उसको हम बगैसे कहते हैं। तो ऐसे ही कचरे से आप इथेनॉल बना रहे हो। सोचिए, वैसे भी आप उसका कोई काम नहीं आएगा, उससे आप इथेनॉल बना रहे हो, और उस इथेनॉल को आप जो है पेट्रोल में ब्लेंड कर रहे हो। ब्लेंड यानी मिक्स करना, और उससे जो है आप इंजन को रन कर रहे हो। उससे क्या होगा, पेट्रोल का डिमांड, मतलब पेट्रोल की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी, क्योंकि आप थोड़ा % तो इथेनॉल मिला रहे हो। सेकेंड, जो वेस्ट जा रहा था उसको आपने यूटिलाइज किया। थर्ड, जो फार्मर्स हैं उनको एडिशनल इनकम मिलेगा, क्योंकि वो सिर्फ गन्ने को बेच के जो है पैसा कमा रहे हैं। एक है उससे जो कचरा मिल रहा है उसको बेच के भी पैसा कमाएंगे। एक है आपके शुगर केन की जो कंपनीज होती हैं, जो ये सारा इथेनॉल निकालेगी, जो भी करेगी, उनको भी प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा। तो कितने सारे आपके फायदे हैं, और एनवायरमेंट फ्रेंडली है। हमारा ये इंपोर्ट बिल रिड्यूस करने में भी हेल्प करेगा। तो इसीलिए ये आपका एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट 2017 की पॉलिसी के अंडर से चला रही है। अभी जो हमारा टारगेट है इसमें 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल हमको 2025 तक का टारगेट है। ये पहले ये 2030 था। अब गवर्नमेंट को ऐसा लगा हम बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, बहुत उन्नति कर रहे हैं, तो जल्दी हम ये कर लेंगे, तो अगले 1-8 साल में ये कंप्लीट करना है। और अभी अराउंड 8 to 10% आपका एक्चुअल में जो पेट्रोल का ब्लेंड है वो 7 या 10 के बीच में ही है। तो आप सोचिए क्या पॉसिबल है 1-1.5 साल में ये अचीव करना। तो वो तो हमको खैर उस बातों पे नहीं जाना, रियलिटी पे नहीं जाना, हमको तो बस ये पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या पॉलिसी लाई है, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, और अभी जो है उस पॉलिसी का क्या स्टेट।
तो ये शायद चीज उसमें मेंशन नहीं है, आप देख लीजिए, नहीं है तो आप लिख लीजिए जल्दी से 2 मिनट में। और प्लीज कोशिश करिएगा कि आपके पास हमेशा पेंसिल हो। हाँ जी, एक चीज और सुन लीजिए कि बीइंग यूपीएससी एस्पिरेंट आपको हमेशा एक वो रहनी चाहिए क्यूरियोसिटी, वो कहते हैं जानने की इच्छा। तो अगर आपको ये बात जो है जिक्र की गई है तो आपका ड्यूटी बनता है कि आप वापस जाके आप जब भी रिवाइज करेंगे इसके बारे में और जानें, क्योंकि अभी वैसे भी आप इनिशियल फेज में हैं, तो जितना जानेंगे उतना आपके लिए सही है। बाद में अपने आप जो है आप सेलेक्ट कर लेंगे कि ये काम का है, ये काम का नहीं है। और फोन का जो है हमको रैशनली यूज करना है। कुछ भी अगर आपको ऐसी चीज लगती है, झट से उसको सर्च किया, उसके बारे में पढ़ा, एक दूसरे को बताया, पूछा कुछ भी, तो इसको इसीलिए मैं आपको फोन को यूज करने के लिए कह रही हूं, क्योंकि ये चीजें जो है आपको खुद से जो है आपको कम आती हैं, और जैसे हम ग्रुप में पढ़ते हैं, कोचिंग में पढ़ते हैं, तो वहां आपको थोड़ी सी इन चीजों का इंपॉर्टेंस बताया जाता है। तो कुछ भी ऐसा लगा कि हाँ ये टर्म क्या है, न्यूज़पेपर पढ़ते हुए लगा, कोई आपका रेफरेंस बुक पढ़ते हुए लगा, कुछ लगा करंट अफेयर्स देखते हुए लगा, झट से उसको सर्च कर लिया और ये देखा कि उसका सिलेबस में क्या रेलेवेंस है, सिलेबस में कहां फिट करोगे आप उसको और क्यों फिट करना है। तो ये चीजें थोड़ा सा आपको एक्टिव होना पड़ेगा इसके लिए, तभी प्रीलिम्स जो है वो छोटी छोटी चीजों से ही होता है। अब आप लिख लीजिए। हाँ 17 हाँ जी। तो एक तो आपने ये लिख लिया कि जो मैंने यहाँ पे लिखा है, एक लिखा आपने आपको क्या समझ आया, और एक लिखा आपने सर्च करके और पढ़ा और फिर उसके बारे में लिखा। तो ये 3 चीजें हैं, इन 3 चीजों पे आपको काम करना है। मैं चाह रही थी कि आपको जो भी समझ आया, आप ये शॉर्ट के पेंसिल होता तो आप अपनी लैंग्वेज में झट से लिख देते कि आपको क्या समझ आया आपकी लैंग्वेज में। एक है आपको मैंने ये दे दिया, एक है आपको खुद की लैंग्वेज में क्या समझ आया। तो ये थोड़ा सा आपको एक्टिवली करना पड़ेगा हर चीज में, नॉट जस्ट करंट अफेयर्स। हाँ जी, तो ये आपका पूरा टॉपिक था जहां पे रुपीस में हमने ट्रेड किया। अब जो है इसको एक बार पढ़ लेते हैं। हाँ जी, आप लोग में से कोई भी स्टार्ट करिए एक बार पढ़ना। सिलेबस GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस मैं ही पढ़ देती हूँ, है ना, मैं ही पढ़ देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा स्किप भी करना पड़ेगा। तो आपका सिलेबस का मेंशन है ये कि ये टॉपिक जो है कौन से आपके सिलेबस से करता है। कॉन्टेक्स्ट होता है कि जहां क्यों हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्या ऐसी कुछ रिसेंटली हुआ है जो हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। अब कॉन्टेक्स्ट का अपना सिग्निफिकेंस है। आप जब भी आंसर राइटिंग करते हैं उसमें जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है, जो 2-3 लाइन आपको शुरुआत की लिखनी होती है, उसमें 2-3 पैटर्न होते हैं, यानी 2-3 तरीकों से आप किसी भी आंसर की शुरुआत कर सकते हो। नॉट जस्ट आंसर ही मेनली, ऐसे में तो आप कैसे कर सकते हैं, या तो आपको कॉन्टेक्स्ट पता हो कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, आपको थोड़ा सा पता हो कि इंडिया रशिया के बीच में ये चल रहा है या सैंक्शंस चल रहे हैं वो चल रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट पता हो, या आपको कोई फैक्ट पता हो। फैक्ट यानी जैसे अगर ऐसा कुछ पता हो कि 85% जो है हम इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल, ठीक है। तो ये 2-3 तरीके हैं जिनसे आप आंसर की शुरुआत कर सकते हो। तो इसीलिए ये कॉन्टेक्स्ट अलग से हाईलाइट करके आपको बताया जाता है कि क्यों हम जो है ये पढ़ रहे हैं। हाँ जी, तो आपको बता दिया कॉन्टेक्स्ट। रिसेंटली इंडिया मेड फर्स्ट एवर रुपी पेमेंट फॉर द परचेज ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम द यूएई। पहले भी कर चुकी हैं जैसे रशिया जैसी कंट्री के साथ में, लेकिन यूएई के साथ में फर्स्ट टाइम था, यानी वेस्ट एशिया में हम इस चीज में घुस रहे हैं। और एक बार हम यूएई जैसी कंट्री के साथ में कर लें तो आप बाकी सारी कंट्रीज के साथ भी हम नेगोशिएशंस कर सकते हैं। नेक्स्ट, अबाउट द इनिशिएटिव अलाइंस विद द RBI's move of 2022 allowing importers to pay in rupees and exporters to receive payment in the local currency। इसमें ध्यान देने वाली बात है लोकल करेंसी। India and UAE have signed a bilateral comprehensive economic partnership agreement in 2022। इसके तहत ही जो है इन्होंने बात करी कि चलो हम अपने ट्रेड को और इजी बनाएं और क्या कहते हैं एफिशिएंट बनाएं, प्रोडक्टिव बनाएं। कैसे? क्योंकि हमें कन्वर्जन चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे एक दूसरे को,
दोनों को ही। अगर उनका भी हम कुछ लेते हैं तो इंडिया भी ये अंडरस्टैंड करेगी कि उनकी लोकल करेंसी में खरीद या बेच सकते हैं। सिंपल। हाँ जी, ऑयल परचेज ऑफ इंडिया। India is the world's third largest energy consumer and over 80% of its oil needs are reliant on imports. Oil suppliers वेस्ट एशिया में आपके इराक, सऊदी, बाकी रशिया, यूएई, ये सब जो है आपके वेस्ट एशिया में, वेस्ट एशिया के कुछ पार्ट्स हैं, और 58% ऑफ ऑयल सप्लाईज जो हैं हम इनसे लेते हैं। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज क्या होता है, ये वर्ड आपको पता होना चाहिए। आप आंसर में कहीं भी ये यूज करेंगे, उसमें आपको पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि ये क्या है। ये टर्म यूज किया, उसमें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाता है वो। तो आप जब एडिटोरियल्स पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे, तो ऐसे ही शब्द आपको ढूंढ के रखने हैं जो कम शब्दों में आपकी काफी सारी बातें एक साथ बता सके। तो अब से आप ये ध्यान रखेंगे। हाँ जी, ये क्या होता है ये देख लिया आपने। इट इज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स इंक्रीजिंग यूज ऑफ द लोकल करेंसी इन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन। लोकल करेंसी का यूज ट्रांजैक्शंस में ग्लोबली। नेक्स्ट है आपका मैकेनिज्म ऑफ सेटलमेंट ऑफ रुपीज। इसमें क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है। एक अकाउंट खोला जाएगा, आपने ये सुना हो तो यूएई का एक अकाउंट खोला जाएगा हमारे यहाँ के बैंक के साथ में, कोई भी बैंक हो, जैसे सपोज एसबीआई है, तो यहाँ पे उनका कंट्री का एक अकाउंट खोला, हमको जो उनको पेमेंट करनी है हमने इस अकाउंट में दे दिया। अब उनको इस अकाउंट से लेना है या हमको कोई पेमेंट करना है इंडिया वालों को, तो इस अकाउंट से वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ऐसे अकाउंट को हम वॉस्त्रो अकाउंट कहते हैं। जो कोई दूसरी कंट्री का बैंक या दूसरी कंट्री का अकाउंट कोई दूसरी कंट्री के बैंक जो है ऑपरेट कर रहा है, इसको हम वॉस्त्रो अकाउंट कहते हैं। तो ये मैकेनिज्म ऑफ सेटलमेंट में है पूरा। बेनिफिट्स क्या है, ये इंपॉर्टेंट है आपका कि बेनिफिट्स ऑफ द रुपी पेमेंट। हाँ जी, ये पढ़िए। The default payment currency for import of crude oil has been the US dollar for several decades, as it has high liquidity as well as lower hedging cost. The rupee was worst performing Asian currency in 2022, witnessing a fall of around 10% against the greenback. Using the rupee for international trade transaction will help check the flow of dollars out of India and slow the depreciation of the currency way ahead. हाँ जी, तो ये आपका समझ आ गया होगा कि डॉलर की डिमांड कम होगी और हमारे पास जो डॉलर्स है इंडिया के पास, आपको पता है ना फॉरेक्स होता है। Forex. हाँ, वो आप इकोनॉमी में और डिटेल में पढ़ेंगे, कभी हमारा करंट अफेयर्स में आया टॉपिक तो हम पढ़ लेंगे। तो फॉरेक्स हमारे रिजर्व्स होते हैं, यानी फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स हम रखते हैं, यानी फॉरेन करेंसीज कुछ कुछ हमारे पास होती है। तो वो आपका अगर जैसे हमको ये अगर कोई और पेमेंट करना है तो उसमें आपका डॉलर या किसी भी ये जो फॉरेक्स का रिजर्व होता है इसी से पेमेंट करना होता है, रुपीज तो चलेगा नहीं। तो वो हमारे पास फिक्स रहता है कि हाँ भाई इतना है, उसको इंक्रीज करने में काफी अच्छा खासा मेहनत लगता है, क्योंकि हम जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शन करेंगे, ट्रेड करेंगे दूसरी कंट्रीज के साथ, उतनी ज्यादा हमको भी मिलेगा फॉरेक्स। हाँ, खरीद सकते हैं, बट फिर वो इतना, हाँ वो पैसे आपका वो भी तो रहेगा ना कि रुपीज वगैरह आप कितना पे कर रहे हो, बाकी क्या है। तो इन शॉर्ट अगर आप रुपीज में कर रहे हो तो डॉलर का बाहर जाना भी कम हो जाएगा। हमारे पास जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो कंजर्व रहेंगे या प्रिजर्व रहेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट पढ़िए, वे हेड पढ़िए आप। Internalization of the rupees will boost trade opportunities with tensions hit Russia and Iran and increase India's share in global trade. It will reduce the dollar demand and help in streamlining, हाँ जी, the transition of eliminating currency conservations. This will also make the Indian economy less vulnerable to global currency shocks. हाँ जी, तो नहीं बस, हाँ जी, तो ये आपके एक दो पॉइंट्स हैं कि जैसे रशिया और ईरान जो है जिनके ऊपर सैंक्शंस लगाया हुआ है यूएसए ने, क्यों लगाया है ये एक अलग टॉपिक है आपका, और कब से लगाया हुआ है, क्या इसके इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो एक अलग ही आपका आईआर का टॉपिक आ जाता है।
तो वो जो भी हैं तो उनमें आप डॉलर का जो है ट्रांजैक्शन उन्होंने मना किया हुआ है, तो हम जो है लोकल करेंसी का ट्रांजैक्शन करेंगे, तो उनका भी फायदा और हमारा भी फायदा, क्योंकि हमको भी सस्ता पड़ेगा। तो एक ये है, और एक ये है कि डॉलर का आउटफ्लो हमारे यहाँ से बाहर जाना कम हो जाएगा, और ये है कि डिमांड भी उसकी कम हो जाएगी, रुपीस की डिमांड इंटरनेशनली इंक्रीज हो जाएगी। हाँ जी, तो ये आपका पूरा टॉपिक है इसका। अब इससे रिलेटेड अगर आपको कोई और टॉपिक मिलता है, जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको ये बताया, तो या बायोफ्यूल पॉलिसी के ऊपर आया, या आपका इसमें आता रहता है कि इसकी रिफाइनरी जो है उसको अलग अलग, जैसे 1G 2G 3G 4G 5G इसकी रिफाइनरीज हैं, तो वो भी जो है गवर्नमेंट उसमें पैसा लगाती रहती है, इंसेंटिवाइज करती रहती है, उससे रिलेटेड भी कोई न्यूज हुई वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। शुगर केन वगैरह और इथेनॉल के अलावा भी कई सारी चीजें हैं जिनसे आपका ये ब्लेंड कर सकते हैं, तो वो आसपास की जितनी सारी आपके टॉपिक्स हुए वो सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसीलिए आपका ये रहता है कि एक ऐसे टॉपिक को लिया जाए जहां आपको उसको होलिस्टिकली समझ आए, बाकी अगर कोई टॉपिक हो तो आप इसमें ऐड कर सकें कुछ हो तो, इसीलिए। हाँ जी, नेक्स्ट है आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। लेबर GS 2। नहीं, रीड नहीं करना, एक मिनट मैं एक्सप्लेन कर दूं फिर आप रीड करिएगा। ये जो वो है शुगर केन का, ये जो वेस्ट जो कलेक्ट कैसे करते हैं, तो ये तक पहुंचता है कहाँ तक कैसे पहुंचता है? रिफाइनरी। ये जैसे आप जहां पे शुगर केन आपने कलेक्ट किए हैं वही जो है उसको काम में ले रहे हैं शुगर केन को, और उसका जो वेस्ट बच रहा है उसको अलग से जो है कलेक्ट कर रहे हैं, और फिर वहाँ हाँ फिर जहां भी उनको ट्रांसपोर्ट करना है या अपने वहीं करना है तो वहीं यूज कर लेंगे उसको, अगर रिफाइनरी है तो। हाँ जी, नेक्स्ट आपका टॉपिक है नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कई बार जो है आपने न्यूज में ये सुना होगा नाम सुना होगा, क्या होता है क्या नहीं वो एक अलग चीज है, ऐसे नाम सुना होगा। तो नेटो क्या है? आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी ये एक ट्रीटी यानी एक होता है अलायंस। अलायंस मतलब बहुत सारी कंट्रीज जो है साथ में आई, उन्होंने एक दूसरे की हेल्प करने का, ऐसे कहते हैं ना, वचन लिया, ऐसे टाइप। तो ये आपका 1949 यानी आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू अच्छा खासा खत्म हो गया, उसके बाद में जो है आपकी कुछ कंट्रीज जो है अलायंस या ट्रीटी साइन करती हैं। किसके अगेंस्ट करती हैं? आपका सोवियत यूनियन। अब सोवियत यूनियन क्या है या क्या था? यूएसएसआर। यानी पहले आपका रशिया और आपकी वेस्ट सेंट्रल एशिया और ये कई सारी कंट्रीज थी जो एक ही हम इनको ग्रुप कहते थे, जिसका नाम था सोवियत यूनियन या यूएसएसआर। तो पहले आपका मतलब इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले की आप बात कर लीजिए, तब दो ग्रुप थे, दो पावर थी, यूएसए अलग थी और एक सोवियत यूनियन अलग थी या यूएसएसआर। इन्हीं दोनों में कोल्ड वॉर भी हुआ है, ये आपका आईआर का पार्ट है। तो वो है कि दो पावर सेंटर्स थे। आजकल तो चाइना भी है एक तरीके से, इंडिया भी कहीं ना कहीं उभर रहा है। तो आजकल तो बहुत सारे इसको कहते हैं मल्टीपोलैरिटी, यानी बहुत सारे पोल्स हैं। पोल्स यानी बहुत सारे पावर सेंटर्स हैं आजकल तो, पर पहले मेनली ये दोनों थे। तो सोवियत यूनियन बहुत पावरफुल था उस टाइम पे, तो इसके अगेंस्ट जाने के लिए यूएसए और उसके आसपास की कुछ यूरोपियन और आपके अमेरिकन कंट्रीज ने इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी अपना एक ग्रुप बनाएं
जिसमें क्या होगा, हम इनके अगेंस्ट रहेंगे, यानी अगर इससे कोई खतरा होता है तो कम से कम हम उनके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अटलांटिक ओशन अगर आपको थोड़ा आइडिया हो मैप में, वर्ल्ड मैप में, तो उसके आसपास की ही कंट्रीज थी पहले, जो फाउंडिंग कंट्रीज थी, जो शुरू में हाथ मिलाए। बाद में ये जो है एक्सपैंड हो गई। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि आज जो है इसमें 31 मेंबर्स हैं। पहले 7-8 मेंबर्स थे, फिर धीरे धीरे बढ़ती रही है, आज 31 मेंबर्स हैं। और लेटेस्ट जो इसमें ज्वाइन किया गया है वो आपका फिनलैंड ने करा है 2023 में। और इसमें ध्यान रखना है आपको कि इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है। नहीं, ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम, ब्रुसेल्स। अब ये जो हम कंट्रीज की बात कर रहे हैं, अभी हम जो है फोन निकालेंगे अपना, और उसके बाद अभी 1 मिनट बाद निकालेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि मैप में ये कहाँ है। हमारा कुछ दिनों में स्मार्ट बोर्ड लग जाएगा, तो फिर तो हमें जरूरत नहीं रहेगा फोन का, मोस्टली यहीं पे हम सारा जो है विजुअलाइज कर लेंगे। अभी आपको जो प्री के हिसाब से ध्यान रखना है वो कुछ पॉइंट्स ये ध्यान रखने हैं कि नेटो का फुल फॉर्म फर्स्ट, सेकेंड ये कब जो है बनाया गया, थर्ड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, फोर्थ इसमें कितनी मेंबर्स हैं आज के टाइम में, और फिफ्थ कि इसमें लेटेस्ट ज्वाइनिंग कौन सी है, फिनलैंड। अब ये चीजें हैं, तो अब इसमें क्या होता क्या है, अगर नेटो के ये 31 जो मेंबर्स हैं, 31 में से एक पर भी अगर किसी दूसरी कंट्री ने अटैक कर दिया, उसका मतलब है कि इस पूरी कंट्री पे अटैक कर दिया। वही हो गया कि मेरे दोस्त को किसी ने कुछ बोल दिया तो मैं, हाँ वो मेरे को बोल दिया मतलब किसी ने। तो इसीलिए जो है इसका इतना सिग्निफिकेंस है कि इन 31 कंट्रीज में से किसी के ऊपर अगर किसी ने अटैक कर दिया तो उसका मतलब है ये पूरी कंट्रीज पे अटैक करना, यानी ये सारी मिलके फिर उस पर अटैक कर सकती है, क्योंकि इन्होंने एक ट्रीटी साइन करी हुई है। ये इसका सिग्निफिकेंस है। अब जैसे आप लोगों ने सुना हो तो, हाँ जी, नहीं टाइम पीरियड एज सच कुछ नहीं है, बस कंट्रीज को जैसे जिसको निकलना होता है वो निकल जाती हैं, जिसको ऐड होना है वो ऐड हो जाती है। अभी कुछ कंट्रीज निकली भी थी एक आध, तो उनका मर्जी है वो निकल गई। अभी जैसे आप लोगों ने सुना हो रशिया यूक्रेन का कुछ, हाँ कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। इसमें क्या था कि रशिया जो है यूक्रेन को अपना हिस्सा मानती है, और यूक्रेन लेकिन रशिया का हिस्सा नहीं मानता अपने आप को। वो बोलता है कि हमारे लोग अलग हैं, हमारे यहाँ पे जो रिलीजियस कम्युनिटी है वो अलग है, बोली अलग है हमारी, तो हम आपका पार्ट नहीं है। ठीक है, मना कर दिया, रशिया को मान लेना चाहिए था। वो इस पे जबरदस्ती कब्जा करने के लिए अपनी आर्मी भेज रहा है, बैटल करवा रहा है, इन शॉर्ट यहाँ के लोगों को मरवा रहा है, सब कुछ बॉम्बिंग सब कुछ करा रहा है। तो दिस इज रॉन्ग। ये आपका इंटरनेशनल या ग्लोबल स्टेबिलिटी या पीस के अगेंस्ट है, थ्रेट है एक तरीके से। लेकिन यूएसए क्या कह रहा है कि रशिया सही नहीं कर रहा, बट यूएसए एज सच कुछ नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि यूक्रेन अभी नेटो का पार्ट नहीं है। यूक्रेन ने अर्जी डाली है, डिमांड डाली है कि हमको आपका पार्ट बना लो। उससे क्या होगा, रशिया अगर थोड़ा भी अटैक करेगा ये सारी कंट्रीज उसके अगेंस्ट आ जाएंगी। लेकिन यूक्रेन पार्ट नहीं है, प्रोसेसिंग में है, जहां पे यूक्रेन का जो प्रपोजल है वो कंसिडर किया जा रहा है। अब एक और कंट्री है स्वीडन, ये आसपास ही है, तो इन्होंने भी अपनी क्या कहते हैं प्रपोजल डाला हुआ है बनने के लिए। इन्होंने सेम टाइम पे डाला था, लेकिन इनका जल्दी जो एक्सेप्ट हो गया, इनका नहीं हुआ क्योंकि इसके पीछे और रीजंस है, टर्की का रीजंस है, तो वो हमको इतना ध्यान नहीं देना। तो इन शॉर्ट आपको यूक्रेन ऑप्शन में डाल के कंफ्यूज किया जा सकता है कि नेटो के मेंबर्स कौन कौन से नहीं है या हैं, इसीलिए आपको ये स्पेसिफिकली बताया गया है। और अभी इसका प्रपोजल कंसिडरेशन के अंडर है, अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ। यही न्यूज है आपका कि स्वीडन ने जो है प्रपोजल डाला था, कुछ प्रोसेस में आ गया, यानी कुछ स्टेप फर्दर आ गया है, लेकिन अभी हम कह नहीं सकते कि फाइनल हो गया। तो इसके पीछे ये छोटी सी न्यूज थी, उसके पीछे हमको ये पूरा टॉपिक समझना था। नेटो क्या होता है, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, अभी कौन सी कंट्रीज हैं, इसमें कितने मेंबर्स हैं, ये थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत इसकी मेंबर्स कौन कौन से हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आप फोन में मैप खोलेंगे,
आप भी आपका फोन निकालिए। हाँ जी, आप जितनी यहाँ पे कंट्रीज हैं या यूरोप की कॉन्टिनेंट को आप देख लीजिए मैप में, सारा मिल जाएगा आपको। सब देखिए, फिनलैंड कहाँ है, स्वीडन कहाँ है, यूक्रेन, रशिया, ये ब्रुसेल्स कहाँ है, बेल्जियम, ये सारे देखिए। वैसे तो एक ही कॉन्टिनेंट में आ जाएगा ये। किसके पास करेगा हमें? ये जितने भी कंट्रीज आपको अगर पता है लोकेशन कहाँ है तो गुड, नहीं पता तो एक बार आप सारी देख लीजिए। सेरेबिया ने भी डाला और में कौन सा? सेरेबिया, सर्बिया? सर्बिया। अभी तो कोई उसका ऐसे न्यूज नहीं है, पर डाला होगा तो, पर अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ। किसमें दे रखा? और अगर ये कंट्रीज आपको देखने को बोला जा रहा है तो सिर्फ इन कंट्रीज को नहीं देखना, आसपास की भी थोड़ा बहुत देखना है, क्योंकि ज्वाइन नहीं करा। नहीं, इंडिया तो क्यों ही करेगा, इंडिया का कोई भी नहीं है। इंडिया नॉन अलाइंड मूवमेंट पे वर्क करता है, यानी हम किसी के साथ में नहीं है, न्यूट्रल है। हाँ जी, तो अगर आपको ऐसे कोई लोकेशन के बारे में भी बताया जाता है तो आपको सिर्फ वो लोकेशन नहीं देखनी। अभी आपका ज्योग्राफी भी होगा और करंट अफेयर्स भी हम करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा अपने आप कि सिर्फ ये लोकेशन नहीं देखनी, आसपास की भी थोड़ी सी हमको नॉलेज में रहना चाहिए। जैसे कौन सी सी पड़ती है आसपास, कौन सा ओशन पड़ता है, कौन सा आपका स्ट्रेट है, स्ट्रेट भी होते हैं आपके, वो कौन सा पड़ता है, कौन सा आइलैंड पड़ता है, तो कौन सी कंट्रीज पड़ती हैं। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि आपका स्वीडन जो है बाकी किन कंट्रीज के साथ में बॉर्डर बनाता है। तो अगर आपको उसका लोकेशन नहीं पता तो आपको कभी नहीं पता लगेगा। जैसे सीरिया वगैरह जो है कई सालों से, येमेन, सीरिया, ये सब न्यूज में रहता है, इराक, ईरान, ये सब रहता है। तो इन पे ये क्वेश्चन नहीं आता है कि ये कहां पर है, क्वेश्चन आता है कि कौन सी कंट्री के साथ में ये बॉर्डर बनाती हैं। तो आपको आसपास की सारी कंट्रीज पता होनी चाहिए, लेबनान है, सीरिया है, जो भी है आसपास, सारा आपको विजुअली पता होना चाहिए। यानी याद करने से बढ़िया आपको उसका डायग्राम पता होना चाहिए, इसीलिए आपको डायग्राम दिखाया जाता है। अपनी सिग्निफिकेंस है इस चीज की। हाँ जी, एक बार इसको हम देख लेते हैं। अगर कुछ आपको नोट करना है आप कर सकते हैं 2 मिनट के लिए। तो आपका ये नेटो का है कॉन्टेक्स्ट। अ की कमिटी इन टर्किश पार्लियामेंट गेव द क्लियरेंस फॉर स्वीडन्स नेटो मेंबरशिप। अभी फाइनल हो जाएगा कुछ टाइम में, तब आपकी यही न्यूज वापस से रिपीट होगी। तो ये चीज है, अगर आपने अभी समझ लिया तो बाद में भी यही चीजें इस न्यूज में से आपको छांटनी है।
सारी चीजें नहीं ध्यान देनी है। अब नेटो आपको पता ही लग गया, मिलिट्री अलायंस है। हाँ जी, तो फाउंडेशन ऑफ नेटो वर लेड इन 1949। इट्स प्राइमरी पर्पस इज टू इंश्योर द सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑफ इट्स मेंबर कंट्रीज थ्रू कलेक्टिव डिफेंस, यानी कलेक्टिवली हम डिफेंड करेंगे एक दूसरे को, बचाएंगे एक दूसरे को। हाँ जी, द ऑर्गेनाइजेशंस रूट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द आफ्टरमाथ ऑफ वर्ल्ड वॉर II टू काउंटर सोवियत यूनियन। फाउंडिंग मेंबर्स, ये थोड़ा बहुत ध्यान रखें तो ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी रिसेंट कौन सी कंट्रीज इसको ज्वाइन करी है। नेक्स्ट है आपका डिसीजन मेकिंग, ठीक है। डिसीजंस विद इन नेटो आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंसस अमंग मेंबर कंट्रीज, यानी सब आपस में बैठते हैं और सहमति के साथ में कोई फैसला लेते हैं, कोई एक दूसरे के ऊपर अपना फैसला थोपता नहीं है, इन शॉर्ट। नेक्स्ट इसमें अंडरलाइन कर लीजिए नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपका डिसीजन मेकिंग बॉडी है, यानी नेटो की सुप्रीम बॉडी है ये नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल। बस इसमें ये है। नेक्स्ट आपका 31 मेंबर कंट्रीज हैं। फिनलैंड जो है 31st मेंबर बनी है इसकी 2023 में। ये चीज है इसमें। आपको कुछ नोट करना है, मैं इरेज कर दूं? ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है आपका PLI 2.0 या 2.0 फॉर स्टील सेक्टर। अब ये PLI क्या है आपका? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। अब ये आपका हमको ये जो भी न्यूज है इसमें ये ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट ने स्टील सेक्टर के लिए कुछ इनिशिएटिव लाया गया है। इससे हमको ध्यान रखना है कि स्टील सेक्टर की क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों हम इतना ज्यादा बात करते हैं स्टील सेक्टर के बारे में, इंडिया का क्या उससे फायदा है। सेकेंड चीज कि इसमें चैलेंजेस क्या हैं, कि भाई चलो इंडिया के लिए बहुत यूजफुल है ये चीज, पर दिक्कतें क्या क्या आ रही हैं। एक होता है ना कि हर कोई जो है आपका, हर किसी में ये कैपेबिलिटी होता है कि वो कुछ ना कुछ अच्छा कर सके। आप सब में ये कैपेबिलिटी है कि आप यूपीएससी क्लियर कर सके, बट आपके पर्सनल चैलेंजेस होंगे। किसी को जो है अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव करनी है, किसी को अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करनी है, किसी को अपनी राइटिंग स्पीड बढ़ानी है, किसी को अपनी हैंड राइटिंग सुधारनी है, किसी को अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं। तो सबके इंडिविजुअल चैलेंजेस हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे सेक्टर्स हैं इंडिया के, बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी चीजें हैं जहां पे इंडिया अगर आगे बढ़े तो वो ग्लोबल पावर बन सकता है। बट हर चीज के अपने चैलेंजेस हैं, हिंड्रेंसेस हैं या प्रॉब्लम्स हैं। तो वो चीजें हमको ध्यान रखनी है जब भी हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में चीजें पढ़ते हैं। पहला कि क्या उसकी सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए, अहमियत क्या है, भूमिका क्या है इंडिया के लिए। सेकेंड, भूमिका तो ठीक है लेकिन चैलेंजेस क्या है, क्यों फिर इंडिया उसको अचीव नहीं कर पा रहा है, चैलेंजेस क्या है। तीसरा, सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, कि गवर्नमेंट क्या कर रहा है अभी, क्या उसका फ्यूचर एजेंडा है, और क्या सॉल्यूशंस और हो सकते हैं जो हम प्रोवाइड करें एज यूपीएससी एस्पिरेंट्स। तो आपको सॉल्यूशंस भी पता होने चाहिए। चैलेंजेस सबको पता है, प्रॉब्लम सबको पता है, आपको पता है आप में क्या कमी है, बट बात कमी की नहीं है, बात है कि आप उससे कैसे उभरते हो, आप क्या सॉल्यूशंस लगाते हो, कैसे अपने आप को इंप्रूव करते हो जिससे आप में जो कमियां हैं उनको आप ठीक कर सके। तो आपको हर चीजों की ये जो है उनके चैलेंजेस पता होने चाहिए, उसका सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए। तीसरी चीज, उसके सॉल्यूशंस पता होने चाहिए। या तो गवर्नमेंट कुछ कर रहा है उस फील्ड में, या प्लान कर रहा है, या कर सकता है। तो ये आपके कुछ चीजें हैं, ठीक है। तो स्टील सेक्टर के बारे में हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। स्टील सेक्टर जो है आपका
इसमें स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 2.0 एंड टू इंश्योर एडिक्वेट रॉ मटेरियल सप्लाई फॉर द स्टील सेक्टर इन 2024। यानी हमको अब स्टील सेक्टर जो है, स्टील का प्रोडक्शन बढ़ाना है इंडिया में, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई है। ये 2.0 इसलिए है क्योंकि पहला जो है, इसका फर्स्ट फेज जो है पहले चल चुका है, अभी भी वो चल रहा है एक तरीके से, बट 2.0 जो है और ले आई, जिनसे क्या है और जो है स्टेप्स इंक्लूड करे गए हैं। हाँ जी, प्रेजेंट स्टेटस ऑफ स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। तो इंडिया करंटली रैंक्स एज द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील, यानी सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हम क्रूड स्टील के आफ्टर जापान। हमने कुछ टाइम पहले ही जापान को जो है ओवर पार किया है, उससे सरपास किया है उसको। अब नेक्स्ट है आपका कंसर्न्स ऑफ स्टील सेक्टर। सिग्निफिकेंस भी है, पोटेंशियल भी है। पहले आपका पोटेंशियल देख लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है जो पोटेंशियल क्या क्या है आपका, क्यों स्टील सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। सेकेंड है अर्बनाइजेशन, और इसमें आपका तीसरा है, हाँ ठीक है, 2-3 अभी दे रखे हैं आपके। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आपको पता है कि चाहे 2 पहिया वाहन हो, 4 पहिया वाहन हो, 3 पहिया हो, कुछ भी हो, हर जगह आपका स्टील का काम आता है। और बिना ऑयल के और बिना स्टील के कोई भी कंट्री जो है आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि ये हर चीज में काम आती हैं। ऑयल, स्टील, ये ऐसी चीजें हैं जो हर जगह काम आती हैं। बिना उसके कोई भी इकोनॉमी जो है चल ही नहीं पाएगी। अभी ऑयल का जो है क्राइसिस आया था कुछ साल पहले, आपको ध्यान हो तो इतना ज्यादा आपको चीजें भी महंगी हो गई, इन्फ्लेशन भी हुआ और कई सारे उसके रेपरकशंस थे। तो इसीलिए ऑयल और स्टील कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं जो हर कंट्री में हमेशा जरूरत होती है जिनकी। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आपका जहां पे सबसे ज्यादा एक तरीके से आपका स्टील का यूजेज होता है, तो ये जो है आपका इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे डिमांड स्टील की इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास जो है सेविंग्स इंक्रीज हो रही है, पैसे जो है इंक्रीज हो रहे हैं, अच्छी उनको एक स्टेबल इनकम और स्टेबल एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो हर कोई चाहता है कि चलो हमारे पास व्हीकल हो, पर्सनल व्हीकल हो, चाहे वो आपका स्कूटी हो या आपका कमर्शियल पर्पस के लिए हो, तो कुछ ऐसे छोटा मोटा आपका ये बैटरी, ई बैटरी या कुछ ना कुछ हो। अर्बनाइजेशन भी यही है कि लोग गांव से जो है शहरों की तरफ आ रहे हैं, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हो रहा है। क्यों? इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज, उनको अच्छी, हाँ बिल्कुल, एक अफोर्डेबल लाइफस्टाइल भी रहनी है, उनको एक स्टेबल सोर्स ऑफ, हाँ बिल्कुल, सैनिटेशन और ये सब भी है, स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम भी चाहिए उनको, और कुछ बेहतर और ऑप्शंस चाहिए, हाँ एजुकेशन, हॉस्पिटल, बिल्कुल बिल्कुल। रूरल के, गांव के अपने चैलेंजेस हैं और इसीलिए वो अर्बन की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। तो अब अर्बनाइजेशन अर्बन की तरफ आएंगे तो उनको पता है हर छोटी मोटी चीजों के लिए उनको कोई ना कोई व्हीकल चाहिए ही होगा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे आप सोचो, विमेन भी वर्किंग है, वाइफ भी जो है जॉब कर रहे हैं, बच्चे भी स्कूल वगैरह जा रहे हैं, हस्बैंड भी वर्किंग है, तो सबको कुछ ना कुछ अपना मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए। गांव में इतना कुछ जरूरत नहीं होता, गांव में आपको खेत वगैरह, उसके लिए आपको ट्रैक्टर वगैरह हो गया, सफिशिएंट हो गया, और उसी में पूरी फैमिली जो है उसको उसी में निकल जाती है। बच्चों को अलग नहीं हो तब भी चलेगा, वाइफ घर में ही रहती है। तो अर्बनाइजेशन से ये हो गया कि सब में जो है कंज्यूमरिज्म बढ़ गया, यानी अब सब में इंडिपेंडेंट हो गए हैं लोग, सबको अपना पर्सनल जो है चीजें चाहिए। तो उससे भी जो है आपका कहीं ना कहीं स्टील का डिमांड बढ़ रहा है। घर भी बनेंगे आपके, लोग गांव से यहाँ आएंगे तो वहां पर भी कहीं ना कहीं आयरन, स्टील और इन सबकी डिमांड बढ़ेगी। तो इसमें आपके कई सारे ही हो गए। तो इसमें आप सोचिए इसमें कितने सारे फैक्टर्स हो गए आपके, रूरल अर्बन माइग्रेशन भी हो गया, अफोर्डेबल लिविंग हो गया, आप सैनिटेशन, मोबिलिटी, ये कितने सारे फैक्टर्स हो गए। बाकी ठीक है, आपका सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गया, जहां पे आपका हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, सारी चीजें आ गई।
better standards of living, stable source of income, livelihood opportunities. तो आपके कितने सारे सेक्टर्स हो गए जहां पे आपका स्टील का जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके इससे स्टील के सेक्टर से कनेक्टेड है एक तरीके से। तो आपका ये चीज है, पोटेंशियल जो है उसमें आप और पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं, जहां से आपको मिलेगा आप ऐड कर सकते हैं। हाँ जी, सेकेंड है इसमें चैलेंजेस क्या हैं। ठीक है, हमको पता है कि स्टील जो है क्यों उसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है, क्या क्या उसका सिग्निफिकेंस है। चैलेंजेस काफी सारे हैं इसमें। हाँ जी, फर्स्ट चैलेंज तो ये है कि स्टील के जो प्रोडक्शन में, इसको रेज ही कर देती हूँ,